अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS201 लेक्चर नंबर 38। लेक्चर नंबर 38 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं। हम अब डिस्कस करेंगे यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स की। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि हमने पीछे मैनिपुलेटर्स के बारे में पढ़ा, राइट। हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते थे, हैश इंक्लूड आयो मैनिप, राइट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सेट प्रिसीजन के बारे में, राइट। किसके बारे में, सेट प्रिसीजन के बारे में। वो मैंने आपको बताई थी फ्लोट के केस में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ्लोट है, उसके नंबर है, वेरिएबल का नाम है एक्स, उसमें मेरे पास पड़ा हुआ है 123.45678 राइट। हम क्या करते थे, हम प्रिसीजन पहले सेट करते थे, सी आउट मैं कहता था सेट प्रिसीजन, ठीक है, सेट प्रिसीजन। उसमें मैं बताता था कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद इतने नंबर दिखाओ। मैं फिलहाल कहता हूँ कि 3 दिखाओ और मैं साथ ही एक्स को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। मैंने रन किया, इस केस में आपके पास ये आपको दिखाता है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, राइट। अभी तो फिलहाल आपको 3 दिखा रहा है, पॉइंट से पहले आपको उतने दिखा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 3 से बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ 5 दिखाओ, तो 5 के केस में क्या होगा, ये आपको कुछ इस तरह दिखाएगा, ठीक है। मतलब उतने पॉइंट्स, जितने आप कहते हैं ना उतने पॉइंट्स आपको ये दिखा देगा, ओके, ठीक है। लेकिन आपके पॉइंट से पहले कुछ ज़्यादा ही आपके पास नंबर हैं, 4 5 6, और उसके बाद भी आपके पास माशाल्लाह से कुछ ज़्यादा ही नंबर हैं। उस केस में ये फ्लोट वाला काम जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ करता है। वो ये करता है कि फिर आपको ना ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिखा देता होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं सी आउट, इस सेट प्रिसिशन से पहले मैं आपको इसको लिख दूं फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड दिखाओ, इसको जो मैंने आपको बताया वही दिखाओ। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको फिर ये फिक्स दिखाएगा, पॉइंट के बाद आपने जितने नंबर कहे हुए हैं उतने नंबर ही दिखाएगा। अब इसमें पता क्या होता है, जब आप फिक्स लगाते हो ना, फिक्स्ड, फिर आपको पॉइंट के बाद नंबर दिखाएगा जितने आप कहोगे उसको, सेट प्रिसीजन के केस में, ठीक है। ये देखो, उससे पहले जो जो थे वो तो वो उसने दिखा ही दिए 4 5 6 तक। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद मैंने इसको जो प्रिसीजन इसकी सेट की वो 5 थी, तो उसने फिर मुझे 5 तक दिखाया। लेकिन यहाँ पे ये और ही नंबर आ रहा है, यहाँ पे देखो ये राउंड ऑफ हो गया ना, कोई और ही नंबर आ रहा है। ये होता है फ्लोट का केस। इन केस अगर आप लोग यूज करते हो ना डबल के केस में, तो डबल के केस में एग्जैक्टली वही नंबर उठा के दिखाएगा जो आप दिखवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 5 6 7 और 9, इसमें भी कोई प्रिसीजन होती है, वो भी मेरे ख्याल से ना कुछ पॉइंट के बाद आगे जाके ना उसको, फॉर एग्जाम्पल 7 के बाद अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो उसको 9 कर देगी, राउंड ऑफ करके दिखा देगी। लेकिन काफी हद तक ये भी आपको ना उतना ही दिखाता है। लेकिन जो मेन मकसद आपको बताना था वो ये है कि अगर आप लोग फिक्स्ड यूज करते हो ना, फिक्स यूज करने से फिर क्या होगा, फिर पॉइंट के बाद आप जितने नंबर यहाँ पे शो करोगे उतने नंबर आपको पॉइंट के बाद दिखाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज है। आप लोगों ने बस इतना याद रखना है, पॉइंट से पहले तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर इन केस फिक्स्ड यूज हुआ है तो, फिक्स्ड यूज हुआ है तो ही, ठीक है। और पॉइंट के बाद फिर आपको क्या करेगा, पॉइंट के बाद आपको उतने नंबर ही दिखा देगा, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जांपल पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि इसका आउटपुट बताओ क्या है भाई। आप कहोगे फिक्स तो यूज हुआ नहीं, तो भाई मैं कहूंगा जी इसका आउटपुट नीचे ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है ना कुछ। उस केस में आप लोगों ने यहाँ पे देखो, अगर फिक्स यूज नहीं हुआ तो आप लोगों ने प्रिसीजन इसकी सेट की थी 5, तो यहाँ पे देखो ई की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। मतलब पॉइंट के बाद इसने 5 के जो मतलब 5 थे ना पॉइंट के बाद 5 डिजिट से, उसको एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म में ले लिया, ठीक है। तो हम बात हमेशा याद रखना, आउटपुट आपको जो दिया होगा ना वहां पे आप लोगों ने वो देखना है कि पॉइंट के बाद जितने यहाँ पे प्रिसीजन में हमने नंबर सेट किए हुए ना वो हमें नजर आने चाहिए, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज था जो आपको मैंने कवर करवा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स की। यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने मैनिपुलेटर्स देखे। मैनिपुलेटर्स कौन कौन से थे, सेट प्रिसीजन, उसके बाद आप लोगों ने देखा शो पॉइंट, शो बेस आप लोगों ने देखा, उसके बाद सेट डब्ल्यू देखा, सेट फिल देखा आप लोगों ने, ठीक है। इस तरह के सारे आप लोगों ने मैनिपुलेटर्स को देखा, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से भी मैनिपुलेटर्स बना सकते हैं। क्या हम बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है ना एक सी आउट एंडल है, राइट। ये एंडल क्या करता है, न्यू लाइन ऐड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरे पास एक नाम है मेरा तैमूर, ठीक है, और मैं यहाँ पे तैमूर लिखा और मैं यहाँ पे लिख दिया सी आउट, यहाँ पे लिख दिया अमीन, ठीक है।
मैं दरमियान में लाइन लाना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ पे एंडल लगाऊंगा तो दरमियान मेरे पास लाइन आ जाएगी और तमूर के बाद जो अमीन लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह करके ये आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से एक मैनिपुलेटर लगाऊं, मैं एंडल ना यूज करूं। मैंने कहा मैं यूजर डिफाइन यूज कर रहा हूँ। यूजर डिफाइन फॉर एग्जांपल इसको एंडल को न्यू नाम दिया जो कि है न्यू लाइन। इसने कहा जी न्यू लाइन लगाओ, अगली लाइन में तमूर प्रिंट करो। ठीक है, ये यूजर डिफाइन की तरफ से मैनिपुलेटर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूजर डिफाइन मैनिपुलेटर। उससे पहले आपको ये चीजें पता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताई थी, आप लोग ऐसे लिखते हो सिंगल कोट्स के अंदर बैकस्लैश टी, इसका क्या मतलब होता है, टैब एंटर कर दो। ठीक है, टैब किसको बोलते हैं, आप लोग अपने कीबोर्ड पे देखो, एस्केप बटन के नीचे नीचे टिल्डे सिंबल होगा, उसके नीचे आपके पास कैप्स लॉक से ऊपर टैब बटन होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने इस कर्सर को यहाँ खड़ा किया हुआ है, जैसे ही टैब प्रेस करता हूँ ना तो ये कुछ इस तरह की स्पेस लेता है। ये देखो कुछ इतनी स्पेस लेता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं टैब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मेरे पास एक नाम है मेरा सी आउट, मैंने कहा तैमूर। ठीक है, और दरमियान में मैंने कहा बैकस्लैश टी, फिर बाद में मैंने प्रिंट कर दिया अमीन। ठीक है, तो दरमियान में ये स्पेस देगा, टैब क्या करेगा, स्पेस डालेगा। ठीक है, टैब क्या करेगा, ये देखो थोड़ी सी स्पेस डाली इसने। अब यहाँ पे अगर ये ना होता ना, यहाँ पे अगर ये ना होता तो इसने स्पेस नहीं डालनी थी, इसने सिंपल एक साथ इसको मिला के लिख देना था। ठीक है, एक साथ ही मिला के लिख देना था। मैं चाहता हूँ मैं इसके दरमियान स्पेस डालूं, तो स्पेस कैसे डाली मैंने, या तो कुछ इस तरह कर लो आप लोग, मतलब ये स्पेस डाल लो, ये भी बेस्ट है। लेकिन ये एक से ज्यादा स्पेस मतलब आपको डालनी पड़ेगी, अगर ज्यादा स्पेस चाहते हो फिर आपको ज्यादा स्पेस डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके उसमें आप क्या करो, आप बजाय ऐसे करो तो आप यहाँ यूज कर लो सिंगल कोड में बैकस्लैश टी, तो ये एक टैब के अकॉर्डिंगली स्पेस डाल देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ज्यादा टैब्स की स्पेस डालूं, बैकस्लैश टी और यूज करूंगा, लेकिन ये स्पेस नहीं डालेगा, ये आपको वार्निंग देगा, वार्निंग देगा। ठीक है, और वार्निंग के साथ आपको गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके साथ वो जितने आपकी स्ट्रिंग वो प्रिंट कर देगा। इस तरह अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको लिखो डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश टी एक दफा, फिर बैकस्लैश टी, जितनी मर्जी दफा लिखो, लेकिन लिखो डबल कोट्स में, फिर आपको वो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पेस डाल के दे देगा, जो तो कोई अभी ज्यादा स्पेस होगी। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू क्या करता है, आपको पता है सेट डब्ल्यू हमेशा स्पेस डालता है। ठीक है, विड्थ डालता है। तो ये हमारे पास हमें यहाँ पे ना मुझे ये एरर देगा, आप लोगों ने बताना मुझे एरर क्यों दे रहा है। ठीक है, तो भाई एरर क्यों दे रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एरर इसलिए दे रहा है कि क्योंकि हमें पता है ये जो पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स होते हैं वो किसमें होते हैं, हैश इंक्लूड आईओ मैनिप में होते हैं। ठीक है, आईओ मैनिप लाइब्रेरी में होते हैं। तो मैंने कहा 10 की विड्थ सेट करो तैमूर और अमीन के दरमियान, 10 की विड्थ सेट करो, विड्थ मतलब स्पेस सेट करो, तो उसने स्पेस मुझे सेट करके दे दी। मैंने कहा यार 10 थोड़ी कम है, अब माशाल्लाह से 100 की सेट करो। ठीक है, तो 100 की सेट करके उसने मुझे यहाँ पे दे दी। तो ज्यादा यूजफुल होता है वो, ये देखो सेट डब्ल्यू के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। तो जो ज्यादा यूजफुल होता है वो होता है सेट डब्ल्यू, सेट विड्थ सेट करने से। ठीक है, ओके। हम बजाय बैकस्लैश टी यूज करें तो बैकस्लैश टी से हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सेट डब्ल्यू को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं 50 की दो या 45 की दो या 43 की दो, हम अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारे के सारे मैनिपुलेटर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास सी आउट सिंगल कोट्स के अंदर आपके पास बैकस्लैश ए होता है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को बीप करता है। बीप मतलब आपका कंप्यूटर साउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप रात को सो रहे हो, आपने बेल लगाई है, सुबह आपको मोबाइल बीप करता है ना, इसी तरह आपका कंप्यूटर साउंड करता है। ये कुछ प्रिंट नहीं करता, साउंड करता है। अब आप अगर गौर से सुनना चाहो तो ये देखना, मैं अगर जिसको रन करूंगा तो मेरा कंप्यूटर बीप करेगा, तो देखना। ठीक है, मेरे कंप्यूटर ने क्या किया, बीप किया। ओके, अब यहाँ से गौर से देखो, ये बीप कर रहा है लेकिन ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रिंट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बीप कर रहा है। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप बैकस्लैश टी लगाते हो तो वो टैब एंटर करता है, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ टैब प्रेस कर देगा। ठीक है, और बैकस्लैश एन आपको पता है वो न्यू लाइन ऐड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने बैकस्लैश टी बैकस्लैश एन ज्यादा ऐड करने तो आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ लग गई होगी। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स की। तो यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स आपके सामने यहाँ पे आपके पास हैंडआउट्स के ऊपर है। सबसे पहले कहता है यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स, आपको पता है हमने एंडल देखा, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कहता है अब यूजर डिफाइंड फंक्शन मैनिपुलेटर्स आप अपनी तरफ से बना सकते हो। वो कैसे, उसका ये सिंटैक्स है आपके पास। सबसे पहले आप लिखते हो ओ स्ट्रीम रेफरेंस। ठीक है, फिर आपने मैनिपुलेटर का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पेरेंथेसिस लगानी है, उसके अंदर आप लोगों ने वो पैरामीटर भेजना है जो आप करवाना चाह रहे हो, जिसके थ्रू आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, सबसे पहले ओ स्ट्रीम रेफरेंस, और ये दोनों रेफरेंस के अकॉर्डिंगली भेजना। अब यहाँ पे ये ना समझना हम यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओ स्ट्रीम के थ्रू अपने मैनिपुलेटर बना रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे
एक नाम लिखा सी आउट, मैंने कहा तैमूर, ठीक है, सी आउट अमीन, ठीक है। मुझे पता है इसमें मैंने अगर न्यू लाइन ऐड करनी तो मैं एंटर लगा लूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैनिपुलेटर बनाना चाहता हूँ तो वो कुछ इस तरह बनेगा, वो एक फंक्शन के तौर पे बनेगा। सबसे पहले ओ स्ट्रीम लिखो, ठीक है, फिर रेफरेंस, फिर आपके मैनिपुलेटर का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा उसका नाम है न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन, ओ स्ट्रीम, फिर इसमें आपने जो ऑब्जेक्ट भेजना है वो ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, आपने जिसमें जो पैरामीटर भेजना वो ये है रेफरेंस और उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल ये सी आउट, आपको पता है ओ स्ट्रीम क्या करता है, आपको सी आउट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? सी आउट। तो मैंने इसको कह दिया आउट तुम्हारा नाम है, ठीक है। मैंने इसको कहा आउट एंडल ऐड कर दो, तो ये न्यू लाइन, अब एंडल में, एंडल जो है ना वो न्यू लाइन में आ चुका है, ठीक है, किस में आ चुका है? न्यू लाइन में आ चुका है। अब मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा, क्या? ये जिसमें आउट लिखा हुआ है, जिसमें मैंने एंडल लिखा हुआ है, ठीक है। अब बजाय मैं यहाँ पे एंडल लिखूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी आउट न्यू न्यू लाइन, ठीक है। अब ये मुझे क्या करेगा? न्यू लाइन ऐड करके दे देगा, ये देखो ये चल रहा है सही से, ठीक है। देखो न्यू लाइन ऐड हो गई है। या तो आप इसको इस तरह लिख लो या फिर आप इसको डायरेक्टली रिटर्न करवा के लिख लो, वो कैसे? या फिर आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हो, रिटर्न करवा दो आउट को और उसमें वो रिटर्न करवाएगा एंडल को, ठीक है, न्यू लाइन ऐड करके दे देगा। ये दो तरीके होते हैं लिखने के, आपकी हैंडआउट्स के ऊपर दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। उसी तरह मैं यहाँ पे एक और मैनिपुलेटर ले सकता हूँ जिसको मैं कहता हूँ जी बेल करो, हमारा कंप्यूटर बेल करेगा ना, ठीक है। उसमें वो सेम काम, सिंटैक्स सेम है, ओ स्ट्रीम रेफरेंस आउट लिखा मैंने कहा आउट सिंगल कोट्स में बैकस्लैश ए, ठीक है, और रिटर्न करवा दिया आउट को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मैंने कहा सी आउट बेल करो, मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा बैकस्लैश ए, अब ये बैकस्लैश ए इस तरह नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे बेल लिखूंगा। अब आप लोग देखो इसको अभी मैंने यूज नहीं किया तो अभी हमारा कंप्यूटर बीप नहीं करेगा, यहाँ पे देखो अभी बीप नहीं कर रहा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया सी आउट बेल, तो बेल से क्या होगा? हमारा कंप्यूटर बीप करेगा, ये देखो, ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जी ओ स्ट्रीम, अपनी तरफ से मैंने कहा यहाँ पे ऐड कर लो रेफरेंस, मैंने कहा इसका नाम रखो जी स्टार, मैंने स्टार प्रिंट करना है, ओ स्ट्रीम रेफरेंस आउट, मैंने कहा आउट कर दो एक स्टार, एक मतलब सिंगल कोड में लिखो डबल कोड में लिखो, आपकी मन मर्जी है, अगर एक कैरेक्टर सिंगल कोड में लिख लो, आउट कर दिया इसको मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ जी आउट करो, सॉरी सी आउट करो किसको? स्टार को, ठीक है, सी आउट कर दो स्टार को, तो बेल भी होगी, आपको मैंने बेल किया हुआ क्योंकि देखो बेल भी होगी और स्टार भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप गाइस आपको ये सही से समझ लग गई होगी हम किस तरह करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ओ स्ट्रीम, मैंने कहा स्पेस ऐड करो, स्पेस कैसे ऐड करनी है आपको पता है, स्ट्रीम रेफरेंस आउट बैकस्लैश टी यूज कर लो या फिर सेट डब्ल्यू यूज कर लो, तो मैंने कहा आउट में यूज करो सेट डब्ल्यू, सेट डब्ल्यू मतलब विड्थ सेट करो। अब आपको पता है सेट डब्ल्यू किसमें फिट है? आईओ मैनिप पैरामीटराइज मैनिपुलेटर्स आईओ मैनिप में पड़े हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा 10 की विड्थ सेट कर दो और रिटर्न करवा दो आउट को, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे कहा, अब यहाँ पे क्या करो, स्पेस डाल दो, स्पेस, ठीक है, मेरे नाम के दरमियान और उससे पहले, तो ये स्पेस डाल देगा मेरे नाम के दरमियान, मेरे नाम से पहले, ठीक है। तो मेरे नाम से पहले ये देखो यहाँ पे स्पेस आ गई 10 की। अब बेल क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बेल भी किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने, अब इसका फायदा ये है, मुझे जाके बार बार जहाँ जहाँ मैंने सेट डब्ल्यू यूज किया होगा, मुझे यहाँ वहाँ पे बार बार जाके उसकी विड्थ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक दफा बेल यूज कर लिया, अब मैंने यहाँ पे जाना है उसकी विड्थ चेंज करने को, फिर मैंने कहा इसकी विड्थ कर दो जी 25 कर दो, ठीक है। अब बेल और साथ है क्योंकि मैंने बेल भी साथ साथ प्रिंट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्पेस क्या कर दो 25 कर दो, तो मुझे इसका फायदा ये हो गया कि मुझे जहां जहां मैंने, अब मुझे बार बार अलग अलग से सेट डब्ल्यू नहीं लिखना पड़ा, वहां जाके अलग अलग से उसकी चीज को चेंज नहीं करना पड़ा, मैंने एक ही दफा यहाँ पे किया हुआ है, मैं उसके अंदर ही जाऊंगा, उसकी विड्थ चेंज कर लूंगा और वहां पे वो जाके अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह करके हम अपने मैनिपुलेटर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे सर ने आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है। उसके बाद सर ने सबसे पहले कहा कि बेल करो, ये देखो ये हमारा कंप्यूटर का कहता है सिस्टम हमारा बीप करता है, ठीक है। मैनिपुलेटर यूज किया बैकस्लैश ए के साथ और साथ ही रिटर्न करवा दिया, देखो, ठीक है। या फिर डबल कोट्स में करो या सिंगल कोट्स में, बात एक ही है, ओके। उसके बाद टैब यूज किया, बैकस्लैश एन यूज किया या एंडल यूज कर लो, आपकी मर्जी है। फ्लश यूज किया, फ्लश किस लिए यूज होता है? आपके स्ट्रीम को फ्लश करने के लिए, ठीक है, आपको मैं बताया था मैंने स्ट्रीम्स के केस में, ओके। उसके बाद सर ने आपको फिर एक प्रोग्राम बनाया, हमारी जो क्लास है ना, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने क्लास बनाई थी मैट्रिक्स क्लास,
उसके अंदर सर ने फिर इन सब ऑपरेटर्स को यूज़ किया। ये देखो मैंने ऑपरेटर यूज़ किया ना, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन और स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का, राइट। उसको मैंने आपको दिखा दिया था, बाकी आप खुद कर लेना। ये देखो स्पेस डालो, स्पेस बिटवीन डालो, लाइन डालो, न्यू लाइन डालो, स्टार डालो, साउंड करो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो सर ने फिर इसको किया। देखो सेट डब्ल्यू आउटपुट के लिए, सेट विड्थ आपका आउटपुट के लिए, उसके बाद लाइन डालने के लिए, एंडल डालने के लिए, स्टार डालने के लिए, साउंड डालने के लिए बैकस्लैश ए यूज़ किया, ठीक है। तो कुछ इस तरह करके सारी ने ये सारी चीज़ें आपको करके दिखा दी। तो आई होप गाइस आपको ये मैनिपुलेटर्स वाला काम अच्छे से समझ लग गई होगी। उसके बाद आप हमेशा यहाँ पे देखोगे ना, सर ने यहाँ पे ना एक चीज़ यूज़ की होगी, वो क्या है, वो है जी, यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है सिस्टम पाउस। इसका क्या मतलब होता है सिस्टम पाउस? सर ने यहाँ पे रिटर्न जीरो को यूज़ नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हटाता हूँ रिटर्न जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, अब सबसे पहले रन करके देखो, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करो, बेल वगैरह सबको। यहाँ पे देखो जब मैंने रन किया, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर कुछ सेकंड्स और रन वैल्यू 0 और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे मैं की प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, ये हमारा कंसोल बंद हो जाता है, राइट। कोई भी की 1 2 3 F1 F2 F2 F3 कोई भी की आप प्रेस करते हो तो आपका कंट्रोल वहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका होता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे करता हूँ सिस्टम और इसके अंदर मैं भेजता हूँ डबल कोट्स के अंदर पाउस, या स्मॉल में लिख लो या कैपिटल में लिख लो, बात एक ही है। मैं जैसे पाउस भेजा तो यहाँ पे देखना हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं कर देता। यहाँ पे देखो इसने कहा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब जैसे मैंने कोई भी की प्रेस की तो तब जाके हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारे प्रोग्राम को, हमारे कंसोल को पाउस, हमारे कंसोल को होल्ड करके रखो। सी लैंग्वेज में हम यूज करते थे गेट सी एच, अब ये है सी प्लस प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे यूज होता है पाउस, सिस्टम पाउस वाला फंक्शन। ओके ठीक है, तो सिस्टम पाउस क्या करता है, हमारा कंसोल को वहां पे होल्ड करके रखता होता है। जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते तब तक कंसोल हमारा उस प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करता है। अब अभी तक इसने कंसोल को मतलब वहीं पे रोक रखा है। मैंने जैसे कोई की एंटर की तो उसने हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अगर आप इसको लिखते हो सिस्टम पाउस ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 से अगर आप करते हो ना तो वहां पे आपके पास ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू भी लिखा हुआ नहीं आएगा, सारा कुछ ही उड़ा देगा। फिर आप सिंपल कोई की एंटर करोगे तब जाके ये प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। मतलब सारा कुछ हमारा कंसोल बिल्कुल कचरे से फारिग हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये फायदा होता है इसका लिखने का। कोई भी इस टाइम आपके पास वो भी लिखा हुआ नहीं आया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद आया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर जाके हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, ठीक है। ओके उसके बाद आप यहाँ पे नल यूज कर लो या ग्रेटर देन 0 यूज कर लो, फंक्शनैलिटी सेम है, सेम ही बात है। सिंपल पहले की एंटर करोगे फिर आपसे पूछेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर हमारा कंसोल खत्म होगा। तो पाउस का फायदा ये है कि आपसे फिर कहता है कि भाई अब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मतलब कोई की एंटर करो तब जाके हम आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करेंगे। या फिर आप इसको सिंगल स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, बात एक ही है। तो आई होप गाइस आपको ये सिस्टम पाउस वाला भी समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है जी हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, हम अभी तक स्टैटिक कीवर्ड को पढ़ते आए हैं, राइट। मैंने यूज भी किया, हम फंक्शन से रेफरेंस को रिटर्न करवा रहे थे, राइट। अब हम इसको यूज करेंगे, अब इसको ना हम डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ, वो क्या है, वो है जी हमारे पास, इसको मैं फिलहाल लिखा ही रहने देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। यहाँ पे इसको स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक क्रिएटेड वेरिएबल्स, ये हमेशा वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, आर डिक्लेयर्ड ओनली वंस, ठीक है। उसके बाद कहता है इट लिव्स देयर थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द, थ्रू आउट लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जब तक हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है तब तक ये उसमें रहते हैं, लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। स्टैटिक क्रिएटेड वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड ओनली वंस, इट लिव्स थ्रू आउट लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ओके अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक फंक्शन है void func, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक इंट x के नाम से, उसको वैल्यू दी 0। ओके उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट सिंपल y के नाम से, उसको वैल्यू दी 0,
ठीक है। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक कीवर्ड के साथ, उसको वैल्यू दी 0, और एक दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने सिंपल इंटीजर के साथ, उसको वैल्यू दी 0। मैंने दोनों को करवा दिया इंक्रीमेंट, एक्स को भी और वाई को भी। ठीक है, मैंने फिर प्रिंट करवाया सी आउट, मैंने कहा स्टैटिक, ताकि स्टैटिकली आपको समझ आ सके, एक्स इज इक्वल टू, एक्स को प्रिंट करो, फिर मैंने स्पेस दी यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे कहा वाई को प्रिंट करो, इंट वाई, ये इंट सिंपल इंट वाई, सिंपल वेरिएबल, मैं सिंपल वाई को प्रिंट करो, सिंपल वेरिएबल है ना वो, सिंपल वाई, वो स्टैटिक वेरिएबल है, वो सिंपल वाई है। ठीक है, उसको मैंने प्रिंट किया यहाँ पे और एंडल लगा दिया। ठीक है, अब आप लोग गौर से देखना, वन मैंने एक दफा फंक्शन कॉल किया, तो एक दफा तो उसने इंक्रीमेंट करके मुझे 1 1 प्रिंट करके दिखा देना, वो 0 था, वो इंक्रीमेंट हो गया 1 हो गया। यहाँ पे देखो एक्स 1 आ गया, वाई 1 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ, तो ये जो प्रेस यानी की टू कंटिन्यू है ना, वो नीचे जाके कहीं लिखा है, एंडल, एंडल और एंडल। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो प्रेस यानी की थोड़ा ना नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसका फायदा ये होता है। ओके, अब यहाँ पे देखना, मैंने एक दफा फंक्शन को कॉल किया, जो आपके होते हैं ना स्टैटिक वेरिएबल्स, वो एक ही मर्तबा क्रिएट होते हैं। ठीक है, जब फंक्शन कॉल होता है इन फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन। लेकिन जब जो आपके होते हैं ना सिंपल वेरिएबल्स, सिंपल वेरिएबल्स जो आपके होते हैं सिंपल वेरिएबल्स, वो हर दफा कॉल होते हैं, हर दफा क्रिएट होते हैं जब आपका फंक्शन कॉल होता है। वो हर दफा क्रिएट होते हैं जब आपका फंक्शन कॉल होता है। मैंने एक दफा तो इसको कॉल किया तो आपके पास 1 1 दोनों दफा आ रहा है। मैंने एक दफा और कॉल किया फंक्शन, यहाँ पे देखो दूसरी दफा फंक्शन कॉल किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे गौर से देखना। अब इसने कहा स्टैटिक वाला जो था वो उसको वैल्यू 2 होगी, लेकिन y की वैल्यू दोबारा ही 1 है। ठीक है, बात को गौर से समझना, जो स्टैटिक की वैल्यू थी x की वो 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, लेकिन दूसरे फंक्शन मैंने कॉल किया तो x की वैल्यू 2 है, स्टैटिक की सिंपल जो y मेरे पास उसकी वैल्यू 1 है। ये क्या बात हुई, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पास स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो एक ही दफा क्रिएट हो जाते हैं जब भी आपका फंक्शन कॉल होता है इनसाइड द फंक्शन। लेकिन जितनी मर्तबा आपका फंक्शन कॉल होगा, लोकल वेरिएबल बार बार क्रिएट होंगे, बार बार इंक्रीमेंट होंगे। ठीक है, अब एक दफा क्रिएट हुआ, इसको एक दफा इनिशियलाइजेशन इसकी हो गई, एक ही दफा इसकी इनिशियलाइजेशन होगी, उसको वैल्यू मिलेगी, इंक्रीमेंट हो गया और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। फिर दूसरी दफा भी इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, एक दफा इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद इसने 1 को लिया, ओल्ड वैल्यू ली, ओल्ड वैल्यू को ही इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, एक दफा इसकी इनिशियलाइजेशन हुई, इसने ओल्ड वैल्यू ली, उसको इंक्रीमेंट किया, फिर जब फंक्शन दोबारा कॉल हुआ इसने फिर दोबारा से इनिशियलाइजेशन की और ओल्ड वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, ओके, इनिशियलाइज एक ही मर्तबा होते हैं आपके स्टैटिक वेरिएबल्स, लेकिन आपके लोकल वेरिएबल्स हर मर्तबा इनिशियलाइजेशन होते हैं, हर मर्तबा इनिशियलाइज होते हैं। ठीक है, हर मर्तबा ही इनिशियलाइज होते हैं, लेकिन आपके जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा एक ही मर्तबा इनिशियलाइज होते हैं। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एक लूप के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10, मैंने कहा 10 टाइम इस लूप को चलाओ, उसके अंदर जाके इस फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, अब क्या होगा, ये 10 दफा इस फंक्शन को कॉल करेगा और 10 दफा ही आपका लोकल वेरिएबल सिंपल वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा, लेकिन आपका जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो क्या करेगा, हर दफा आपकी ओल्ड वैल्यू को ही इंक्रीमेंट करके प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स, इनको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। वो क्या करते हैं, वो एक ही मर्तबा इनिशियलाइज होते हैं और उनको ओल्ड वैल्यू ही मिलती है, लेकिन आपके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो हर मर्तबा न्यू वैल्यू के साथ ही आते हैं। उसके बाद अगर आपको मैं चीज यहाँ पे करके दिखा दूं, अगर मैंने यहाँ पे इसको जस्ट डिक्लेयर किया है, बाद में कोई वैल्यू दी है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये आपको 1 ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखो, तो तब हमारा ये क्या करेगा, असाइनमेंट के टाइम के ऊपर ये 1 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि उस केस में ये भी एक किस्म का लोकल ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन असाइनमेंट नहीं होती, हमेशा इनिशियलाइजेशन ही होती है, ये आपको बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, आपकी बुक में मेरे ख्याल से ये असाइनमेंट वाला नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन वाला लिखा हुआ है, इनिशियलाइज एट वंस एंड अपडेटेड एवरी टाइम, लेकिन लोकल वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड एवरी टाइम व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स आर असाइंड ओनली वंस, असाइंड ओनली वंस, असाइंड एवरी टाइम, सॉरी, इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, असाइंड हमेशा, हमेशा असाइनमेंट्स इसकी बार बार होगी। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे असाइनमेंट के टाइम के ऊपर इसका फंक्शनैलिटी इसकी और है, इनिशियलाइजेशन के टाइम के ऊपर इसकी फंक्शनैलिटी वही है कि एक ही मर्तबा इनिशियलाइज हो जाना है।
असाइनमेंट इसने बार बार होना है, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये सही से समझ लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो हैं जी क्लास के केस में, कि हम क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, ठीक है, और मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे पब्लिक के केस में, पब्लिक, फिलहाल पब्लिक के केस में समझो, मैंने कहा स्टैटिक इंट एक्स इज इक्वल टू 10, सॉरी इसको वैल्यू नहीं देनी, इंट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा इंट वाई है मेरे पास एक वेरिएबल, और मैंने कहा यहाँ पे मैंने पब्लिक के लिए एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले करने के लिए, किसको, y को डिस्प्ले करने के लिए, या कह लो कि मैंने x को ही डिस्प्ले करना है, सी आउट x को डिस्प्ले करना है। अभी फिलहाल इसको पब्लिक लेते हैं, बाकी चीजें छोड़ो, इतना समझो यहाँ पे। अब इसको इनिशियलाइज हम यहाँ पे नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कभी भी इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। अगर मैं इसको लिखूँ x इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा कंपाइलर यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये कभी भी इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नीचे जाके क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ वॉइड डिस्प्ले सी आउट एक्स। अब यहाँ पे एरर आएगा आपके पास, चल रहा है, ठीक है, फिलहाल चल रहा है, ओके। अब मैंने कहा यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ जी, अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मैंने कहा टेस्ट टी और टी डॉट डिस्प्ले, रन किया। अब इसने क्या किया यहाँ पे, अब इसने यहाँ पे मुझे वार्निंग दे दी। क्या वार्निंग दी, चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वार्निंग क्या आई कि आपने x को इनिशियलाइज नहीं किया। कभी भी x कंस्ट्रक्टर के थ्रू, वो भी जो स्टैटिक से बना हुआ हो, स्टैटिक कीवर्ड के साथ बनाओ, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन उसकी नहीं होगी। उसकी इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होगी, उसकी इनिशियलाइजेशन होगी फाइल स्कोप लेवल पे। कहाँ पे, फाइल स्कोप लेवल पे। अब फाइल स्कोप लेवल क्या होता है, इंट मेन से ऊपर, और अगर उससे ऊपर कोई क्लास है उसके दरमियान, इंट मेन से ऊपर जो वाला लेवल होता है ना, ये वाला लेवल, इसको बोलते हैं फाइल स्कोप लेवल। इसकी इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होगी जो हमने स्टैटिक वेरिएबल के साथ डिक्लेयर किया हुआ है। हम कैसे करेंगे इसकी इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी डेटा टाइप, उसकी डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, इस टाइम पे इंट है, ठीक है। फिर हमारे पास होगा क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कोलन कोलन, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँगा एक्स, उसको इनिशियलाइज कर दो यहाँ पे, कोई वैल्यू दे दो यहाँ पे, तब जाके ये चलेगा, ठीक है, तब जाके हमारे पास ये चलेगा। अब यहाँ पे अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ये प्रिंट कर रहा है 10, ठीक है। अब वो वहां पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो चुकी है, लेकिन उसकी चेंज नहीं कर रहा है वैल्यू हमारा कंस्ट्रक्टर, तो ये अलाउ नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली यहाँ पे रन करता हूँ, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको क्या लगता है, इस केस में आपके पास 12 आएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होता है ना, क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर किया अगर स्टैटिक कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल, तो वो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं। किसके वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, किसके, क्लास वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं सिंपल यहाँ पे कर सकता हूँ टेस्ट कोलन कोलन एक्स, मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंपल उसकी वैल्यू गेट कर ली, उसको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, उसको वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, सिंपल सी आउट टेस्ट कोलन कोलन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो वैल्यू उसको मैंने दी होगी फाइल स्कोप लेवल पे, वो मुझे प्रिंट करके दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। 12 दिया हो तो मुझे इसने प्रिंट करके दे दिया। ये सिस्टम पावर से फिलहाल हटा देते हैं, रिटर्न 0 ही लगाते हैं, ठीक है, ओके। तो उसने मुझे दे दिया 12 को प्रिंट करके, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास, यहाँ पे 12 प्रिंट करके आ गया। उसके बाद आप लोग कभी भी इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती हमेशा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास के नाम के साथ इसको गेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट टी, तो टी के साथ मैं इसको गेट तो कर सकता हूँ, टी डॉट एक्स गेट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ज्यादा कन्वेंशन ये कहती हैं कि आप क्या करो, आप करोगी इसको डायरेक्टली टेस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लास के साथ ही यूज करो इसको, ठीक है। इसको मैंने 13 दिया तो पॉसिबल तो हो गया, लेकिन ये क्या है, ये क्लास वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स नहीं होते। उसके बाद सर ने आपको यहाँ पे देखो क्या करवाया, ये स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बताया। फिर सर ने आपको बताया जी
स्टैटिक इंट किस तरह बनाते होते हैं वो आपको पता है, स्टैटिक कीवर्ड के साथ। और ज़रूरी नहीं कि हम इंटीजर को ही बनाए, हम स्ट्रिंग को बना लें, फ्लोट को बना लें, डबल को बना लें, हमारी मर्जी। फिर आपको सर ने एक फंक्शन करके दिखाया, स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन, नॉन स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन के अंदर। उसके बाद सर ने यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू 10 मरतबा इसको कॉल किया और 10 मरतबा ही इसी को कॉल किया। वहाँ पे वही बात हो रही है, देखो आई की वैल्यू स्टैटिक के साथ इनिशियलाइज हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, ये फंक्शन यूज हुआ है जी स्टैटिक फंक्शन के साथ। उसमें क्या हो रहा है, बार बार वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ओल्ड वैल्यू ही इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन लोकल के केस में क्या हो रहा है, आपके पास वही वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हम सिंपल स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं उसके साथ। स्टैटिक कीवर्ड ऑब्जेक्ट जब हमने बनाना होता है उसके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं। बाकी इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है ना वो CS304 में है। किसके अंदर है, CS304 में। उसके अंदर मैंने डिटेल से आपको पढ़ा के दिखा दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, इसका एक शर्त ये होती है कि जब हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना, उसकी शर्त ये है कि आप लोगों ने फिर क्या करना है, उसको इनिशियलाइज करना है। उसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना लाजमी है। क्या होना लाजमी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने x की वैल्यू सेट करनी है ना, यहाँ पे कह लो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरे मेंबर्स हैं, इंट x है सॉरी y है या t है तो मैंने कहा y है, एक इंट a कह लो, इंट b कह लो। तो मैंने कहा y में रखो a को और b में रखो, t में रखो b को। ठीक है, उस केस में अगर मेरे पास ये चीज़ है ना और मैं यहाँ पे एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टैटिक ऑब्जेक्ट टेस्ट टी, ये पॉसिबल है, तो उसको भी मुझे यहाँ पे फाइल स्कोप लेवल पे ही डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले आपके पास क्या आती है, रिटर्न टाइप। तो मेरे इसकी रिटर्न टाइप क्या है, सॉरी डेटा टाइप क्या है, वो है जी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट, और उसका क्लास का नेम क्या है, वो भी टेस्ट। फिर कॉलन कॉलन लगा के वेरिएबल का नेम क्या है, टी, और उसको मैंने कहा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो, ए में रख दो 12, बी में रख दो 13। ठीक है, और ये हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ये खत्म कर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं इनको प्रिंट करवाना है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पे प्रिंट कैसे करवाऊंगा, मैं अब यहाँ पे अगर करता हूँ ना वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले करता हूँ, सी आउट कहा मैंने, किसको प्रिंट करो, वाई को और टी को। अब ये जो मैंने यहाँ पे नीचे जाता हूँ ना, मैं यहाँ पे करता हूँ जी सिंपल क्लास का नेम लिखे टेस्ट कॉलन कॉलन डिस्प्ले। अब यहाँ पे मुझे ये एरर दे देगा। वो एरर क्या है, वो एरर ये है कि आपके पास, एक मिनट, मैंने वो मतलब 2 दफ़ा बना लिया टी के नाम से, मैं इसको कहता हूँ जी एक्स और वाई, एक्स वाई। ठीक है, उसको भी नाम चेंज करता हूँ, एक्स और वाई। रन किया, अब जो आपके पास एरर आ रहा है वो ये कह रहा है कि आपको जो डिस्प्ले फंक्शन है ना वो स्टैटिक नहीं है। तो हमेशा बात याद रखना, अगर आप लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड आप लोगों ने यूज़ किया है ना, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है, उसके थ्रू आपने उस किसी फंक्शन को कॉल किया, अगर वो वाला फंक्शन स्टैटिक नहीं है तो एरर आएगा। तो हमेशा बात रखना, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स या स्टैटिक वेरिएबल्स एक स्टैटिक फंक्शन को ही रेफर करते हैं। तो मुझे यहाँ पे या तो इसको स्टैटिक करना पड़ेगा, फिर अगर मैंने इसको स्टैटिक किया तो मुझे एक्स को भी स्टैटिक करना पड़ेगा और वाई को भी। यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको स्टैटिक करता हूँ तो मुझे एक्स को भी स्टैटिक करना पड़ेगा और वाई को भी, क्योंकि हमेशा बात याद रखना, स्टैटिक फंक्शन के अंदर आप कभी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते। वो आपके पास ये हैं, ये क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। तो आप इनको कभी भी स्टैटिक फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, वो आपको कंपाइलर अलाउ नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इनको नॉन स्टैटिक को ही यूज करना है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मैंने जो स्टैटिक वेरिएबल बनाया ना, स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू इनके मेंबर्स को एक्सेस करूंगा। टी डॉट एक्स को एक्सेस कर लो, उसके बाद मैंने कहा टी डॉट वाई को एक्सेस कर लो, तो उस केस में ये चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विदाउट ऑब्जेक्ट, तो उस केस में मुझे फिर दोबारा सॉरी यहाँ पे इसको स्टैटिक करना पड़ेगा, स्टैटिक ऐसे ऐसे चलेगा ये। ठीक है, स्टैटिक करना पड़ेगा, और उस केस में मुझे टी जो स्टैटिक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके केस में ये उनकी वैल्यूज को गेट करेगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह करके हम इसको कर सकते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद फिर सर ने आपको बताया हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स कैसे होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। स्टैटिक कीवर्ड के साथ करते हैं, और उसको इनिशियलाइजेशन कहाँ पे करते हैं, एक फाइल स्कोप लेवल के ऊपर करते होते हैं।
ठीक है, वो फाइल स्कोप लेवल कौन सा है, ये वाला। अब इन केस अगर आपके पास जो स्टैटिक कीवर्ड है वो अगर प्राइवेट भी है ना, अगर वो प्राइवेट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्राइवेट करता हूँ, प्राइवेट, और मैं इसको करता हूँ ये जो बाकी है ना इनको करता हूँ ये पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक ही होते हैं, ठीक है, पब्लिक। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी ये चल जाएगा, ठीक है, इस केस में भी ये चल जाना, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, हमारे पास जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं वो हम उनको फाइल स्कोप लेवल पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, फाइल स्कोप लेवल पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद फिर सर ने आपको बताया कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं और कितने क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बने। यहाँ पे देखो सर ने हाउ मैनी प्लस प्लस और हाउ मैनी माइनस माइनस किया हुआ है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है जो एक स्टूडेंट क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हमने इनिशियलाइज किया है 0 के साथ, और हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको प्लस प्लस कर दिया, डिस्ट्रक्टर के अंदर उसको माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये इतना खास अगर आप लोगों को करना है वो करवा ही देता हूँ। चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैंने कहा एक मेरे पास वेरिएबल है स्टैटिक इंट एक्स के नाम, ए के नाम, या कह लो कि टी के नाम से ही मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने कहा यहाँ पे इंट और क्लास का नाम कॉलन कॉलन टी। अब वो आपको शो तो नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, मैंने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ओके, रन किया। अब यहाँ पे गया टी, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट हटा दिया तो मैं इसको भी हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, रन किया, मैंने इसको यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया ना, कंस्ट्रक्टर बनाया, मुझे आपको पता है आपका कंस्ट्रक्टर ही आपको बताता है कि आप कितने वेरिएबल्स बना चुके हो, ठीक है, कितने वेरिएबल्स बना चुके हो, कितने ऑब्जेक्ट सॉरी बना चुके हो, ठीक है। तो मैंने कहा जो हमारा स्टैटिक टी है ना उसको यहाँ प्लस प्लस कर दो, और एक डिस्ट्रक्टर बनाओ, डिस्ट्रक्टर बनाओ, उसको यहाँ पे कहो जी टेस्ट, और उसके अंदर आप क्या कर दो, टी को माइनस माइनस कर दो। डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे एक यहाँ पे फंक्शन लेना पड़ेगा स्टैटिक इंट गेट एक्स, सॉरी गेट टी, टी को गेट करना है, मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा स्टैटिक इंट गेट टी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट टी के नाम से, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड टेस्ट कॉलन कॉलन गेट टी। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसको स्टैटिक ना करते इस केस में तो फिर यहाँ पे एरर आना था, क्योंकि मैं इसको विदाउट क्लास नेम यूज कर रहा हूँ, तो क्लास नेम के बगैर हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसको यार यहाँ पे फिलहाल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर दो, डिफॉल्ट ही कर दो इसको यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको डिफॉल्ट ही करता हूँ और ये फजूल की चीज़ें यहाँ से हटाता हूँ, जो मेन टॉपिक आपको वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आपके पास क्या आना था, क्योंकि आप क्या कर रहे हो विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एक मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि स्टैटिक नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टैटिक होते हैं ना वो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट्स के मेंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप कट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ये बताएगा आपने कितने ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, अभी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसको करते हो जी T1 T2 T3 T4 T5। अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास अब कहेगा कि 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5। मैं यहाँ पे करता हूँ जी एक एरे बनाता हूँ, उस केस में से कहना ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 10। तो क्या होता है, ये कैसे हुआ, ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि हम कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अब डिस्ट्रक्टर के अंदर हम तो इसको माइनस माइनस कर रहे थे, वो हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ जी एक, मतलब आपका डिस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है यहाँ पे, इसको इस ब्रैकेट के बाद जब आपका स्कोप खत्म हो जाता है वहां पे हमेशा आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा जी इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो ऐसे, ये टैब प्रेस किया और डाउन की प्रेस की तब जाके नीचे आए, ठीक है। अब ये ना समझ मैंने कुछ जादू किया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखना मैंने कहा इसको लिखता हूँ ऊपर यहाँ पे इस ब्रैकेट से ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझाने के लिए टेस्ट टी, और इसको मैंने कहा 2 ऑब्जेक्ट्स बना दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने कहा जी टेस्ट एक ऑब्जेक्ट बना दी यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल कहो जी यार इसको ना अंदर ही लिख लेता हूँ, इसको फिलहाल बाहर लिखता हूँ ऐसे, और यहाँ पे एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट तो ये क्रिएट हुआ
और एक ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हो। इसने कहना है ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड और टू प्रिंट करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बाहर आना है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग, जितने ऑब्जेक्ट्स बचे हैं रिमेनिंग, मैंने कहा अब यहाँ पे गेट करो टेस्ट कोलन कोलन गेट टी, ठीक है, रन किया तो अब इसने कहा ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 2 और ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग 1। मतलब आपका जो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है वो इस ब्रैकेट के बाद होता है, मतलब इस स्कोप के बाद आपका यहाँ पे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे ये इस ब्रैकेट से बाहर आया फिर आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया और उसने कहा एक ऑब्जेक्ट उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये बचा हुआ था उसने वही प्रिंट किया, ना कि 2 प्रिंट किया, ठीक है। ओके, फिर इसी तरह सर ने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया होगा, ये देखो कि सर ने कहा हाउ मैनी वो स्टैटिक वेरिएबल का नाम है और कंस्ट्रक्टर के अंदर प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताने वाली थी, या आपको इसी लेवल पे अगर आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाती तो आपको 304 में मसला नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।